छोटा ट्रायंगल पैक जिसे हम स्कूल बैग में डालकर ले जाते थे, या फिर वो किस्मी कैंडी जो सिर्फ 50 पैसे में मिलती थी, और कैडबरी बाइट्स जिसके लिए आज भी लोग सोशल मीडिया पर ब्रिंग बैक बाइट्स लिखते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने फेमस प्रोडक्ट्स अचानक गायब क्यों हो गए? क्या लोग उन्हें पसंद करना बंद कर चुके थे, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? आज हम जानेंगे कुछ ऐसे फेमस प्रोडक्ट्स की असली कहानी जो कभी हर दुकान की शान हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ या तो वो पूरी तरह बंद हो गए, या फिर उनका लुक और पैकेजिंग इतनी बदल गई कि नई जनरेशन उन्हें पहचान भी नहीं पाती। सबसे पहले बात करते हैं उस स्नैक की जिसकी वापसी के लिए आज भी लोग ऑनलाइन अभियान चलाते हैं, कैडबरी बाइट्स। अगर आपने कभी इसे खाया है तो आपको इसकी क्रंची चॉकलेटी फीलिंग तो जरूर याद होगी। ये अपने समय का एक यूनिक स्नैक था, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चॉकलेट से भरा हुआ। लोगों को ये इतना पसंद था कि कई लोग तो इसे चॉकलेट और नमकीन स्नैक के बीच का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानते थे। लेकिन जो चीजें इसे खास बनाती थी वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। दरअसल बाइट अंदर से काफी खोखली और बहुत नाजुक होती थी। जब इसके पैकेट्स एक शहर से दूसरे शहर ट्रकों के जरिए भेजे जाते थे, आ रहा था। यही वजह है कि लोगों की पसंद होने के बावजूद बाइट्स बाजार से गायब हो गई। अब बात करते हैं हिप्पो टोस्टीज की, जिसकी कहानी शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। नॉर्मली कोई प्रोडक्ट तब बंद होता है जब लोग उसे खरीदना बंद कर देते हैं, लेकिन हिप्पो के साथ मामला बिल्कुल उल्टा था। ये प्रोडक्ट इसलिए बंद हुआ क्योंकि लोग इसे जरूरत से ज्यादा खरीद रहे थे। दरअसल 2009 में पार्ले ने हिप्पो टोस्टीज लॉन्च किया था, लेकिन हिप्पो खुद को एक हेल्दी बेक्ड स्नैक के तौर पर पेश कर रहा था। स्वाद भी अच्छा और इसके विज्ञापन भी लोगों को खूब पसंद आए। देखते ही देखते इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन कंपनी उतनी तेजी से इसका उत्पादन नहीं बढ़ा पाई। नतीजा ये हुआ कि कई दुकानों में हिप्पो मिलना ही बंद हो गया। लोग बार बार दुकान पर जाते, लेकिन उन्हें हिप्पो नहीं मिलता। कुछ समय बाद ग्राहक मजबूर, यानी ये शायद दुनिया के उन गिने चुने प्रोडक्ट्स में से था जो अपनी नाकामी से नहीं बल्कि पूरी तरह सील होती है। लेकिन एक समय ऐसा था जब इसकी पैकिंग अलग हुआ करती थी। साल 2003 में महाराष्ट्र के कुछ स्टोर से ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने कंपनी की चिंता बढ़ा दी। कुछ कस्टमर्स ने शिकायत की कि उनकी डेयरी मिल्क चॉकलेट में छोटे छोटे कीड़े मिले हैं। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। लोगों का भरोसा डगमगाने लगा और कई लोगों ने चॉकलेट खरीदना कम कर दिया। बिक्री में भी भारी गिरावट देखने को मिली। उस समय डेयरी मिल्क सिल्वर फॉइल और ऊपर से पेपर रैप में गिने चुने डाल दिया था। सवाल है, आखिर डेयरी मिल्क की पैकेजिंग क्यों बदल गई? आज जब हम डेयरी मिल्क खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग पूरी तरह सील होती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब इसकी पैकिंग अलग हुआ करती थी। साल 2003 में महाराष्ट्र के कुछ स्टोर से ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने कंपनी की चिंता बढ़ा दी। कुछ कस्टमर्स ने शिकायत की कि उनकी डेयरी मिल्क चॉकलेट में छोटे छोटे कीड़े मिले हैं। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। लोगों का भरोसा डगमगाने लगा और कई लोगों ने चॉकलेट खरीदना कम कर दिया। बिक्री में भी भारी गिरावट देखने को मिली। उस समय डेयरी मिल्क सिल्वर फॉइल और ऊपर से पेपर रैप में आती थी। ये पैकिंग पूरी तरह एयर टाइट नहीं थी और अगर इन्हें स्टोर में सही तरीके से न रखा जाए या नमी ज्यादा हो तो प्रोडक्ट खराब होने का खतरा बढ़ जाता था। कंपनी समझ गई थी कि अगर जल्दी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो ब्रांड की छवि को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद कैडबरी ने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट विश्वास शुरू किया। नई मशीनें लगाई गईं और पुरानी पैकिंग को पूरी तरह बदल दिया गया। नई पॉलीफ्लो पैकेजिंग इस तरह बनाई गई कि बाहर का असर चॉकलेट तक न पहुंचे। इसके साथ ही कंपनी ने लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन जैसे भरोसेमंद चेहरे ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि कंपनी ने समस्या को गंभीरता से लिया है और अब प्रोडक्ट पूरी तरह सुरक्षित है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौटा और डेयरी मिल्क फिर से भारत की सबसे पसंदीदा चॉकलेट में शामिल हो गई। अब बात करते हैं मैगी कुप्पा मैनिया की। ये प्रोडक्ट क्यों बंद हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ये अपने ही सबसे बड़े प्रोडक्ट से हार गया। भारत में मैगी सिर्फ एक नूडल नहीं बल्कि एक इमोशन है। इसी लोकप्रियता को देखते हुए नेस्ले ने 2010 के आसपास मैगी कुप्पा मैनिया लॉन्च की। इसका आइडिया काफी नया था। नूडल्स पहले से एक कप में पैक होकर आते थे और ग्राहक को सिर्फ गर्म पानी डालना होता था। कुछ ही मिनटों में नूडल तैयार हो जाते थे। कंपनी को उम्मीद थी कि ऑफिस जाने वाले लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स और जल्दी खाना चाहने वाले लोग इसे खूब पसंद करेंगे। लेकिन असली दिक्कत इसकी कीमत थी। जहां नॉर्मल मैगी कम कीमत में ज्यादा मात्रा देती थी, वहीं कुप्पा मैनिया थोड़ी महंगी पड़ती थी। लोगों को लगा कि जब वही स्वाद साधारण मैगी में कम पैसों में मिल सकता है तो ज्यादा पैसे क्यों खर्च किए जाएं। धीरे धीरे लोग फिर से नॉर्मल मैगी की तरफ लौटने लगे। यानी कुप्पा मैनिया का सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरी
कंपनी से नहीं बल्कि खुद मैगी से था। समय के साथ इसकी बिक्री लगातार कम होने लगी। फिर 2015 में मैगी की कंट्रोवर्सी के बाद नेस्ले ने अपने बिजनेस की समीक्षा की और उन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया जिनकी बिक्री ज्यादा थी। उपमानिया पहले से ही संघर्ष कर रही थी, इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे इसे बाजार से हटाना शुरू कर दिया। आखिरकार ये लगभग पूरी तरह गायब हो गई। यानी ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसका आइडिया अपने समय से काफी आगे था, लेकिन इंडियन कस्टमर की पसंद और कीमत के हिसाब से खुद को साबित नहीं कर पाया। अब बात करते हैं पेप्सी ब्लू। आखिर ये बाजार से गायब क्यों हो गई? साल 2002 में पेप्सी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कंपनी ने पेप्सी ब्लू नाम की एक नई ड्रिंक लॉन्च की जिसका रंग नीला था। उस समय ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की ड्रिंक जैसी लगती थी। पेप्सी को लगा कि युवाओं को कुछ नया और अलग जरूर पसंद आएगा, इसलिए इसे एक ट्रेंडी और फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया गया। शुरुआत में लोगों के बीच इसे लेकर काफी उत्साह था। हर कोई सिर्फ ये देखने के लिए इसे खरीद रहा था कि आखिर नीले रंग की कोल्ड ड्रिंक का स्वाद कैसा है। लेकिन कुछ समय बाद असली दिक्कत सामने आने लगी। लोगों को इसका स्वाद नॉर्मल पेप्सी जैसा नहीं लगा। वहीं इसका चमकीला नीला रंग भी हर किसी को पसंद नहीं आया। पहली बार लोगों ने इसे जिज्ञासा में खरीदा, लेकिन दूसरी बार खरीदने की कोई खास वजह ही नहीं बची। कंपनी ने इसके विज्ञापन और प्रमोशन पर खूब पैसा खर्च किया था। शुरुआत में बिक्री भी अच्छी रही, लेकिन कुछ महीनों बाद इसकी मांग तेजी से गिरने लगी। तब पेप्सी को समझ आ गया कि सिर्फ अलग दिखना काफी नहीं होता, लोगों को स्वाद भी पसंद आना चाहिए। जब बिक्री लगातार गिरती गई तो कंपनी ने कई देशों में पेप्सी ब्लू को बंद करना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर ये बाद में थोड़े समय के लिए वापस भी आई, लेकिन पहले जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई। पेप्सी ब्लू की कहानी बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा सबक मानी जाती है। मार्केटिंग लोगों को पहली बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार कर सकती है, लेकिन किसी प्रोडक्ट को लंबे समय तक सफल बनाने का काम सिर्फ ग्राहकों का अच्छा अनुभव और स्वादिष्ट ही करती है। अब बात करते हैं फ्रूटी की। अगर आप 90s या 2000 के बच्चे रहे हैं तो आपको वो छोटा ट्रायंगल पैक तो जरूर याद होगा। गर्मियों में फ्रिज से निकली ठंडी फ्रूटी और उसको स्ट्रॉ लगाकर पीने का मजा ही अलग था। 1985 में लॉन्च हुई फ्रूटी भारत के सबसे सफल मैंगो ड्रिंक में से एक बन गई थी। स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि ये लगभग हर टिफिन बॉक्स का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन यही लोकप्रियता बाद में इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उन्होंने फ्रूटी को एक किड्स ड्रिंक के रूप में देखना शुरू कर दिया। कॉलेज और यंग जनरेशन के लोग खुद को ज्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए बोतल वाली ड्रिंक्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। दूसरी तरफ माजा और स्लाइस जैसी ब्रांड्स बड़े और आकर्षक पैकेजिंग के साथ मार्केट में मजबूत होती जा रही थी। पार्ले एग्रो को समझ आ गया कि अगर फ्रूटी को लंबे समय तक बाजार में टिकाना है तो उसकी इमेज बदलनी पड़ेगी। इसलिए 2015 में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रायंगल पैक को धीरे धीरे हटाकर ट्रेंडी पीईटी बॉटल्स और नए डिजाइन वाले पैक लॉन्च किए गए। मकसद सिर्फ पैकेट बदलना नहीं था, बल्कि लोगों के दिमाग में बनी बच्चों वाली ड्रिंक की इमेज को खत्म करना था। कंपनी चाहती थी कि यंग जनरेशन भी फ्रूटी को उतना ही पसंद करे जितना बच्चे करते हैं। यही वजह है कि आज फ्रूटी का लुक पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन उसका स्वाद अभी भी वही पुरानी यादें ताजा कर देता है। अब बात करते हैं उस कैंडी की जिसने एक समय पर बच्चों की जेब खर्च की दुनिया पर राज किया था। हम बात कर रहे हैं पार्ले किस्मी कैंडी की। एक समय ऐसा था जब सिर्फ 50 पैसे में मिलने वाली ये कैंडी लगभग हर किराने की दुकान पर दिखाई देती थी। स्कूल से लौटते वक्त चेंज में मिलने वाली टॉफियों में ये सबसे खास मानी जाती थी। लेकिन समय बदल रहा था और साथ में बदल रही थी अर्थव्यवस्था भी। चीनी के दाम बढ़ रहे थे, पैकेजिंग महंगी हो रही थी और ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी लगातार ऊपर जा रहा था। अब सोचिए, अगर किसी कंपनी को 50 पैसे में प्रोडक्ट बेचना पड़े और उसकी लागत उससे ज्यादा हो जाए तो वो कितने समय तक टिक पाएगी। यही समस्या पार्ले के सामने भी आई। दूसरी तरफ खुदरा दुकानदार भी 50 पैसे के सिक्कों से परेशान होने लगे थे। कस्टमर्स चेंज मांगते थे, लेकिन 50 पैसे का सिक्का धीरे धीरे बाजार से गायब हो रहा था। ऐसे में दुकानदार भी ली गई, उनका साइज थोड़ा बढ़ाया गया और कीमत 1 रुपए कर दी गई। यानी ये बदलाव किसी फैशन या डिजाइन की वजह से नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई और बदलती बाजार व्यवस्था की वजह से हुआ था। इन सभी कहानियों में एक बात तो कॉमन है। बाहर से देखने पर हमें लगता है कि कोई प्रोडक्ट अचानक बंद हो गया या उसका पैकेज बदल गया, लेकिन पर्दे के पीछे बिजनेस की दुनिया में बहुत सारे फैसले, चुनौतियां और कैलकुलेशन चल रही होती है। कभी किसी प्रोडक्ट की इमेज बदलनी पड़ती है, कभी बढ़ती मांग जरूरी होते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई पुराना पसंदीदा प्रोडक्ट बाजार से गायब होता दिखाई दे या फिर उसका पैकेट बदला हुआ नजर आए, तो ये मत सोचना कि कंपनी ने बिना वजह ऐसा किया होगा। हो सकता है उसके पीछे करोड़ों रुपए का नुकसान, बदलती ग्राहक सोच
बढ़ती महंगाई या फिर कोई ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी छिपी हो जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। वैसे इन सभी प्रोडक्ट्स में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप आज भी वापस देखना चाहते हो? कैडबरी बाइट्स, हिप्पो, पेप्सी ब्लू या फिर पुरानी ट्रायंगल वाली फ्रूटी? कमेंट में बताओ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, क्योंकि हमें